हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसके अंदर की पीएचडी से रिलेटेड यानी कि पीएचडी के इंटरव्यू से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा आपने, और मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रुप के अंदर डाल भी दी थी अपने एनबी कॉमर्स हब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर, कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़े का। राइट, एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़े में जो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मतलब जिन जिन लोगों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, उनके इंटरव्यू की डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है सब्जेक्ट वाइज। तो अलग अलग दिन उनका इंटरव्यू यहाँ पे है, डिपार्टमेंट सब कुछ बता दिया गया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है तो चेकआउट कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। राइट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे लेके जानी है, क्या क्या सिनेरियो रहेगा वहाँ पे एक्चुअल में। तो उसकी सभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहली चीज़ की, आप सभी को जितने भी लोग यहाँ पे बेसिकली क्वालिफाई कर रहे हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और ये मान के चलिए कि आप सभी का सिलेक्शन वहाँ पे होगा। पहले से आपने माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट नहीं करना अपना, अपने आप को सेलेक्टिव परसेप्शन आपने नहीं बनाना कि मेरा सिलेक्शन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, पूरी तैयारी आपने करनी है। और अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या करेगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से आपने चेक करनी है, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, कि आपका कौन सी डेट पे और कहाँ पर जो वेन्यू है इंटरव्यू का वो क्या रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर अपने सफिशिएंट रखने हैं। अब डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आपके बेसिकली 10th की बात करता हूँ मैं, प्लस 12th के डॉक्यूमेंट की, प्लस ग्रेजुएशन की, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं। और ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी आपने रखनी है। और इसके अलावा अगर आपने रिटर्न में क्वालिफाई किया है तो रिटर्न की एक मार्कशीट भी आपने रखनी है। जो बेसिकली मार्कशीट आपकी अभी आई नहीं होगी, लेकिन जो आपका कॉल लेटर है वो आपने ज़रूर यहाँ पे रखना है। पीएचडी का कॉल लेटर आपके पास में होगा, वो आपने डाउनलोड करना है वेबसाइट से, वो आपने रखना है। और इसके अलावा अगर आपने नेट जेआरएफ के थ्रू अप्लाई किया है तो ये नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों आपने यहाँ पे कंसिडर करनी है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्लियर, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनके आप क्या करना कि एक तो ओरिजिनल रखने हैं आपने, और इसके अलावा एक अलग से आपने फ़ोटोकॉपी एक सेट अलग से बना लेना है आपने। जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे, ऑल दो कि वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे वहाँ पे, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए आप ये चीज़ें यहाँ पे रख के चलेंगे। क्योंकि वहाँ पे अगर आपसे मांग ली जाए सारी चीज़ें तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप बाहर से इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, कहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी करना है, कहाँ से प्रिंट आउट करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए एडवांस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस उसके साथ में एक फ़ोटोकॉपी का सेट आपने ज़रूर यहाँ पे रख लेना है। क्लियर, उसके बाद सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक या मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो ये है कि क्या हम इसके अंदर कोई रिसर्च प्रपोजल बना के चलें। मतलब क्या हम लोगों को पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च में क्या क्या काम करना है, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जो रिसर्च प्रपोजल का है वो प्रपोजल आपसे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रपोजल बना के चलना है। प्रपोजल कहीं पे भी आपको नहीं मेंशन किया गया है एग्ज़ाम के बेसिकली जो पैटर्न है उसके अंदर, और जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी, कि आपका प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, ये नहीं लिखा हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल की आपको रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम ही पड़ेगी। ठीक है, जो मैं रिक्वायरमेंट इसकी बता रहा हूँ वो वहाँ पे कम ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं बना के लेके आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका इंटरव्यू इफ़ेक्टिव रहे, मींस आपका इंटरव्यू बहुत एक आप इम्पैक्ट अगर छोड़ना चाहते हैं इंटरव्यूअर पे, तो आप चाहें तो आप वहाँ पे बेसिकली अपना एक सिंपल सा प्रपोजल लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपने छोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ पे पढ़े ही होंगे। हम लोग पीजी लेवल पार करके आप लोग यहाँ पे आए हैं। पीजी लेवल में हम लोग देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने रिसर्च मेथडोलॉजी का बेसिक तो पढ़ाई होता है। तो कोई एक टॉपिक भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं, या आपने राइट किया है उसको भी आप बेसिकली यहाँ पे लिख के ले जा सकते हैं। अगर इन केस आपसे पूछ लिया गया कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है,
या आप रिसर्च में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप उसको काउंटर कर पाएँ, उस क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर कर पाएँ कि हाँ सर मेरा इतना इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ की, अगर आपके पास में कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो माइंड मतलब वैसे ही आप याद करके जा सकते हैं कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड। और यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज आप लोगों को इंटरव्यू किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, रिसर्च करने के लिए इंटरव्यू करवाया जा रहा है, ना कि रिसर्च होने की इंटरव्यू आपकी हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है आपका, वो इसी चीज़ को इनेबल करने के लिए होता है एडमिशन के बाद, कि आप रिसर्च के अंदर अच्छे बन जाए, ताकि अपनी थीसिस को आप खुद यहाँ पे कंप्लीट कर पाएँ। तो ये जो 6 महीने हैं ये क्रूशियल होते हैं, और 6 महीने बेसिकली कुछ नहीं होते, 1-2 महीने का टाइम होता है। तो उसमें सारी चीज़ें वही रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई जाती हैं, तो वो अभी आपसे उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। अब ये तो बात हुई रिसर्च प्रपोजल की। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या पढ़ के जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, तभी आपने इंटरव्यू अपना बेसिकली रिटर्न अपना क्वालिफाई किया है। या अगर आपने नेट जेआरएफ किया है तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो रहती ही है। इसके अलावा आपको रिसर्च मैथडोलॉजी का बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मैं एडवांस नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। लाइक वाइज व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टूल्स टू कलेक्ट डेटा, और प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, या रिपोर्ट राइटिंग। इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होंगी, आपने अपना डिजर्टेशन भी सबमिट करा होगा, तो वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं रिसर्च की तरफ है और आप अपना कैरियर वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को करने की, तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। क्लियर? तो पहली चीज़ तो ये कि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको चॉइस भी दी जा सकती है कि आप क्या चीज़ प्रिपेयर करके आए हैं, और या आपसे डायरेक्टली पूछ भी लिया जा सकता है कि आप ये चीज़ बताइए। तो सब्जेक्ट का तो मैं कंसर्न आपको ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में सभी की अपनी पकड़ हो यहाँ पर होती है। लेकिन जहाँ तक रिसर्च मैथडोलॉजी की बात है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर आपको बेसिक नॉलेज ही पूछी जाएगी, ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाएगा, ये इसके अंदर क्लियर है। तो बेसिक आपको पढ़ के जाना है। जो स्टेप्स हैं आपके रिसर्च के अंदर, रिसर्च मेथडोलॉजी के स्टेप्स हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है। रिसर्च मेथडोलॉजी की मैंने पूरी क्लास ली हुई है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे चेक करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर NTA UGC नेट करके, तो उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें डेली यहाँ पे हमारी लाइव क्लास होती है 7 PM पे, ठीक। तो उस पे हमने कंप्लीट जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसको कवर किया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे आपकी 10 से 12 क्लास आपको मिल जाएंगी रिसर्च मेथडोलॉजी की, तो उसको ज़रूर से आप देख लेना, तो उससे आपका सारा RM यहाँ पे कवर हो जाएगा। और इसके अलावा प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाली हुई है कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पूछी जा सकती हैं, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, सेम चैनल पे मिल जाएंगी आपको। तो वो सारी जितने भी मटेरियल आपको मिलता है उसको आपको देखना है, ठीक। और इसके अलावा वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी, देखिए उसके अंदर आपके जो नंबर आएगा उसमें अल्फ़ाबेटिक वाइज मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अल्फ़ाबेटिक वाइज आपको बुलाया जाएगा इसके अंदर, जैसे ABCD आपका रहता है नाम वाइज, तो वहाँ पे उस तरीके से आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन जो टाइम आपको दिया गया है उससे पहले आपको पहुँच जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मेरा तो लास्ट में नंबर है तो मैं बाद में चले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पहले नंबर आ गया ठीक है, अदरवाइज सबसे लास्ट में पूरा राउंड ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा। तो ये परेशानी आपको ना हो, इसलिए आपको टाइमली वहाँ पे पहुँच जाना है और अपना सेंटर बेसिकली चेक करना है कि कौन से सेंटर पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है। अब इंटरव्यू के अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, देखिए बोर्ड के अंदर आपको पता ही है सब्जेक्ट जो विशेषज्ञ होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और इसके अंदर आपको हो सकता है 4 से 5 लोग का पैनल यहाँ पे देखने को मिले, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले। तो आपको परेशान नहीं होना है इसके अंदर, क्योंकि पैनल जो है आपको बेसिकली जज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए बैठा है, ना कि आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो परेशान करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, आपको उनको सिलेक्शन देना है, लेकिन हाँ बेस्ट वन आप होने चाहिए, दैट्स वाई दे आर सिटिंग देयर। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख के चलना है। और दूसरी चीज़ कि आपको अभी से ये नहीं सोचना है अपने दिमाग के अंदर
कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे मार्क्स तो इतने कम हैं, दूसरे के इतने ज़्यादा हैं, कोई अगर जेआरएफ वाला है, कोई नेट वाला है, कोई इंस्पायर वाला है, तो हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम है तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें चलता है आपके पास में जो रेशियो होता है 70:30 का रेशियो होता है, ठीक है। 70% जो होता है आपका, वो आपको पता है रिटन का है यहाँ पे, और इसके अलावा जो रिमेनिंग 30 है वो आपका इंटरव्यू का है। तो अगर किसी ने अगर रिटन में अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं लेकिन इंटरव्यू में उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए लेकिन आपके रिटन में फिर भी कम मार्क्स हैं तो आप फिर भी उसको कम्पीट कर पाओगे। लेट्स एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 70 में से आपके कितने हैं, यहाँ पे 54 मार्क्स आपके आ रहे हैं, राइट। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और एक केस के अंदर और इंटरव्यू के अंदर आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, यानी कि आपके कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ उसके अंदर कि 25 के आसपास नंबर आ गए, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर आपका बन गया है। लेकिन अदर साइड में अगर देखें, किसी ने 70 में से अगर 60 मार्क्स या 62 वीक क्रॉस कर लिए, लेकिन अगर इंटरव्यू में उसके मार्क्स कहीं ना कहीं रह गए हैं 20 के अराउंड, या 18, 20 या 15 के अराउंड रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे पीछे रह जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपने रखना है यहाँ पे कि पॉजिटिव रहना है और अपने इंटरव्यू को अच्छे से देना है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात करूँगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टिप्स किस चीज़ से रिलेटेड, कि इंटरव्यू में जब आप लोग जाएंगे तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी जो टिप्स हैं खासकर अपनी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपको काम रहना है। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब अब ये नहीं है कि आपको बेसिकली चुप रहना वहाँ पे। आपको उसके अंदर इंटरव्यूअर को ये शो करना है कि आप ज़्यादा नर्वस नहीं हैं, आप ज़्यादा परेशान नहीं हैं, आप ज़्यादा जल्दी में नहीं हैं। वहाँ पे आपको जो चीज़ें बोली जा रही हैं, सबसे पहले आपको सुनने की आदत डालनी है। सुनने की इन द सेंस कि लिसनिंग इज़ द बेस्ट हैबिट कहते हैं ना, मतलब सुनना सबसे पहले हमें कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब सामने इंटरव्यूअर बोल रहा होता है तो उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, इंटरव्यूअर आपका कहीं ना कहीं चिढ़ने लगता है। वो सोचते हैं कि आप उनको सही से सुन नहीं रहे हैं, तो इससे इरिटेशन बढ़ती है। तो सबसे पहले उनकी बात पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने अपनी बात को रखना है और उनकी बातों को किस सेंस में वो उन चीज़ों को बोल रहे हैं उसको समझना है। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अंदर जाते हैं इंटरव्यू हॉल में, अगर आप जाएंगे सबसे पहले तो आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी एंट्री अच्छी होना चाहिए। आप ग्रीट सबको करेंगे वहाँ पे, गुड मॉर्निंग अगर बोल रहे हैं तो जितने बोर्ड के मेंबर बैठे हैं वहाँ पे, इंटरव्यूअर बैठे हैं, सबको ग्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि एक को बोल दिया आपने और बैठ गए आप। और बैठना तब तक नहीं है जब तक मे आई सीट आप उनके बोलेंगे, तो बैठने के लिए आपको बोलेंगे, उसके बाद ही आपको बैठना है। दैट इज़ द बेसिक थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे देता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि आपको वहाँ पे काम रहना है और अच्छे से बातों को सुनना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। पहले पहले इंटरव्यू जिसका होगा काफ़ी टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना है। पहले पहले जब आपका 8 से 10 कैंडिडेट जाते हैं फर्स्ट इंटरव्यू में, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लेते हैं इंटरव्यूअर, और हो सकता है आपके 15 से 20 मिनट एक रिस्पोंडेंट पे लगाएं। तो वो ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि होता है पहले पहले। तो वहाँ पे आपको क्या है, अगर आपका पहले अगर आ जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे सब फ्रेश माइंड से रहते हैं, क्वेश्चन सब कुछ फ्रेश रहते हैं। बाद में तो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें टफ क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन पहले पहले फ्रेश क्वेश्चन रहते हैं और फ्रेश माइंड रहता है सबका, मूड भी सबका फ्रेश रहता है। तो वो मूड फ्रेश बना रहे इंटरव्यूअर का, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले टिक आपको बता दी है इसके अंदर कि सुनना आपको है और कामली आपको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना, मॉड्यूलेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपने अपनी वॉइस को सही रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है आपने, ज़्यादा हल्का भी नहीं बोलना है आपने, एक मीडियम टोन आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सामने इंटरव्यूअर को डांट रहे हो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। और इंटरव्यूअर को बार बार आपसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, ठीक है। तो ये एक वॉइस का इशू रहता है, बहुत बार रहता है, जिसको हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए वहाँ पे। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि अगर आपसे आपका इंट्रो पूछा जाए तो इंट्रो आपने बहुत लंबा चौड़ा नहीं देना है।
इंट्रो के अंदर आपने बेसिकली सिंपल सा इंट्रो देना है, मतलब छोटा सा इंट्रो देना है, जिसके अंदर आप अपना बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपना यूजी पीजी कहाँ से कंप्लीट किया, दैट्स इट। और उसके बाद करंटली आप क्या कर रहे हैं, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, राइट। और इसके अलावा अगर स्पेशली कुछ और चीज़ें पूछी जाती है तो उसका आंसर आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं, रिटन के एग्ज़ाम के अंदर आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा आंसर कर देंगे, गलत तरीके से बता देंगे कि हमने इतना स्कोर किया, तो मे बी कि वो सही नंबर यहाँ पे दे दें, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। अगर वो मार्क्स आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनके पास में क्या है, एक तरीके की लिस्ट भी है, और वो पूरी लिस्ट रहती है, वो वेरीफाई करना चाहते हैं वेदर यू आर ट्रू पर्सन और नॉट। तो इस केस में आपको सही बताना है, जितने मार्क्स आपके रियल में बन रहे हैं, चाहे वो कम बन रहे हैं चाहे वो ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और इसके अलावा जो कुछ जैसे आपसे बोल लिया जाए कि क्या आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, आप एक बेसिक सा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और जो हर इंटरव्यूअर है वो भी ये पूछता है। तो इसके लिए आप घिसा पिटा आंसर मत दें। कभी भी आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि इसके अंदर एक घिसा पिटा आंसर होता है कि मेरी रुचि है रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आंसर आप इसके अंदर दे सकते हैं, कुछ अच्छे आंसर इसके अंदर आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, और हायर एजुकेशन में बेसिकली मुझे एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए पीएचडी की डिग्री रिक्वायर्ड होगी परस्यू करने के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। तो वो एक अच्छा आंसर भी आपका बन सकता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बेसिकली उसको एग्जामिन करने में मज़ा आता है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ आप कह सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका कोई आपका टू दी पॉइंट आंसर नहीं बनता है, लेकिन हाँ, एक क्रिएटिविटी आपको अपने आंसर के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनसे सेम तरह का क्वेश्चन पूछा जाना है, और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होना है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू देते वक्त आपके फेस पे स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। अब इस स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यूअर को देख के हंसते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको हंसना नहीं है, स्माइल करना अलग चीज़ है, गेस्चर जिसको हम बोलते हैं ना, वो अलग चीज़ है, और बेसिकली हंसना अलग चीज़ है। तो स्माइल करना है, हंसना नहीं है। जस्ट आपकी मुस्कान होनी चाहिए स्माइल पे, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन जब आपका आंसर आप कर रहे हैं तो हंसते हुए, हंसना नहीं है मतलब स्माइल करते हुए आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओवर हो रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं दिखावटी हो रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और एक इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी को देख के आंसर दे रहे हैं। आपको सभी जो इंटरव्यूअर है ना, सभी इंटरव्यूअर को आपको बराबर से चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या है, कभी आप इधर को देखेंगे कभी उधर को देखेंगे, कहने का मतलब सभी को आंसर आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को नेगलेक्ट कर रहे हैं। बोर्ड के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप सिंगल एक पर्सन आपसे आंसर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को देख के आंसर दे रहे हैं और आंसर खत्म हो गया उसके बाद जाके सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सभी को देखना है, ठीक है, और उसके बाद अपने आंसर को देना है। ये चीज़ इसलिए होती है कि आप सभी को बराबर का अटेंशन यहाँ पे दे रहे हैं, क्लियर। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद आपको बेसिकली थैंक यू सो मच करके बाहर को आ जाना है, और फिर आपका रिज़ल्ट पे तो बात की बात है, जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये गाइज़, ये कुछ बेसिक टिप्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें रहा है और मेरे बहुत अच्छे स्कोर इसके अंदर रहा था इंटरव्यू, पीएचडी इंटरव्यू के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं, क्लियर। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी आपके लिए, और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपको। और इसके अलावा कुछ और चीज़ अगर आपको लगता है, कोई और डाउट आपका है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई उसके अंदर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।